थे, है ना। देखिए पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे पहले सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में पढ़ाए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ क्या क्या था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ाए थे 5 लॉ। फिर गप करना, तुम दोनों को अलग अलग बैठा देंगे, ठीक है ना। अलग अलग बैठना है तुम दोनों को, गप नहीं कीजिएगा क्लास में, बताते हैं। ठीक है, तो सुनिए क्लास में ध्यान से। देखिए हम कह रहे हैं क्या, ध्यान से देखिए सुनिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग बताए 5 लॉ पढ़ना था। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एक क्या था, गे-लुसैक्स लॉ, ये था ना। 5 लॉ हम आपको पढ़ाए थे। 5 में 4 पढ़ाए थे, एक बचा हुआ था। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब था कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ये पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, ये था ना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब मान लीजिए जितना रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन किया, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट का सारा मास रिएक्टेंट के सारे मास के क्या था, इक्वल था, बराबर था। ये था कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या था, हम बताए कोई भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए, कोई भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिएगा, जो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो आता है, वह रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। जैसे आप कोई भी मान लीजिए कैल्शियम को कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करा दी, तो कैल्शियम को कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराए, कंपाउंड बन गया कैल्शियम सल्फेट, अब प्लस साथ में क्या बन गया, SO2 गैस। एक SO2 गैस इससे बना। दूसरा आप आयरन पायराइट लेते हैं FeS2, यह आयरन पायराइट FeS2 को आप O2 से रिएक्शन कराते हैं, तो फिर एक कंपाउंड बन गया SO2। क्या बन गया, SO2 बना। तो इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के कोई कंपाउंड बना, कोई गैस बना। तो सल्फर और ऑक्सीजन का जो गैस बना SO2, आप जैसे भी बनाइएगा, सल्फर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, सेम आएगा। ये था लॉ ऑफ किसका, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। तीसरा क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था, तो हम बताए थे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, देखिए ध्यान से सुनिए, कोई दो एलिमेंट अगर आपस में कंबाइंड करता है और कंबाइंड करके दो, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, जैसे कोई 2 कंपाउंड बना लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कोई 2 कंपाउंड बनाया, एक बना CO और दूसरा कंपाउंड क्या बना, CO2 बना, ठीक है। एक कंपाउंड CO बना, दूसरा कंपाउंड क्या बना, CO2 बना। तो CO और CO2 में किसी एक एलिमेंट का मास को आप फिक्स कर दीजिए। जैसे CO और CO2 में कार्बन का मास को हम फिक्स कर दिए, तो कार्बन का मास जो फिक्स किए, उसके फिक्स्ड मास से पहला एलिमेंट में ऑक्सीजन कितना रिएक्शन किया, पहला कंपाउंड में, और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना रिएक्शन किया, दोनों का रेशियो लीजिएगा, तो वह रेशियो कैसा आता है, होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। ये था लॉ ऑफ किसका, मल्टीपल प्रोपोर्शन का। और चौथा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ क्या था, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या था, देखिए उसमें क्या था, सुन लीजिए। उसमें हम आपको बताए कि जैसे कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं, जैसे कोई 2 एलिमेंट आप लिए और दोनों एलिमेंट कोई तीसरा एलिमेंट से रिएक्शन किया, जैसे मान लीजिए कार्बन था, हाइड्रोजन था,
कार्बन हाइड्रोजन किसी थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन किया, मान लीजिए कोई थर्ड एलिमेंट आप ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन कोई तीसरा एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। मान लीजिए तीसरा एलिमेंट से रिएक्शन किया तो पहला कंपाउंड बनाया CO2 और दूसरा कंपाउंड बनाया H2O, वाटर बना। आ जाइए, पहला कंपाउंड CO2 बना और दूसरा कंपाउंड H2O, वाटर बना। तो जब कार्बन हाइड्रोजन किसी थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन किया और थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन करके कार्बन और हाइड्रोजन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन जब कोई थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके कोई दो अलग अलग कंपाउंड बनाया, एक CO2 बना, तीसरा क्या बना, वाटर बना। तो CO2 में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो आप ऑक्सीजन का मास को एक फिक्स वेट ले लीजिए ऑक्सीजन का, और उसका फिक्स वेट से आप ये देखिए कि कार्बन का कितना मास रिएक्शन किया और हाइड्रोजन का मास कितना रिएक्शन किया। दोनों में मास का जो रेशियो आएगा वह रेशियो हमेशा होल नंबर आता है। क्या आता है? होल नंबर। और फिर कार्बन हाइड्रोजन फिर आपस में रिएक्शन कर जाए, खुद आपस में रिएक्शन कर जाए, और उसका जो रेशियो आएगा वह रेशियो और पहले का रेशियो, दोनों रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और पांचवा है लॉ हमारा गेय-लुसाक्स लॉ। क्या है? गेय-लुसाक्स लॉ। तो पहले गेय-लुसाक्स लॉ लिख देते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे। चैप्टर का तो नाम तो वही था, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। ये नंबर कितना था पीछे क्लास 7? 8 होगा, 8। चलिए, ये हो गया। देखिए, इसमें आज जो पढ़ना है, पहले एक तो लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका जो बचा हुआ पार्ट है। हाँ, दूसरा आज एक नया चीज पढ़ाएंगे, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे। एक पांचवा लॉ पढ़ना, पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में गेय-लुसाक्स लॉ पढ़ना है, और उसके पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, आ जाइए। लिखिए, हेडिंग देना है गेय-लुसाक्स लॉ। देखिए, गेय-लुसाक्स लॉ में कहता क्या है, यह है क्या लॉ? देखिए, देखिए इधर ये लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, गेय-लुसाक्स लॉ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गेय-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहलाता है? ये लॉ होता क्या है? तो अच्छे से इसको बढ़िया से समझिए। देखिए, कह रहा क्या था, देखिए आगे बैठ के गप नहीं कीजिए आज, ठीक है? देखिए, तब समझ में ठीक से आएगा। देखिए, गेय-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए, यहाँ क्या कहता है? देखिए, इक्वेशन को तो हम बैलेंस कर दिए, है ना? बैलेंस, इधर ध्यान से देखिए। इसका देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 मोल होगा। और इसका कितना होगा? 3 मोल। और ये प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2 मोल बन जाएगा। तो आप देखिए, तो हम कह रहे हैं क्या? देखिए, इसका 1 मोल, इसका कितना मोल से रिएक्शन किया? बोलिए, 3 मोल। और ये बना कितना अमोनिया? 2 मोल बना ना। तो यानी इसका 1 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 3 मोल से रिएक्शन किया, तो प्रोडक्ट अमोनिया हमारा कितना बना?
2 मोल। कितना बना? 2 मोल बना। अब देखिए, मोल जो होता है ना, वह वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? आप 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं तो कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर्स। यानी जिसका मोल ज्यादा होगा उसका गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो आप मान लीजिए इसका 1 मोल में भी वॉल्यूम है, तो 3 मोल में कितना वॉल्यूम होगा? 3 भी वॉल्यूम। तो जो प्रोडक्ट अमोनिया बनेगा वो कितना बनेगा? 2 भी वॉल्यूम। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका भी वॉल्यूम से हाइड्रोजन 3 भी रिएक्शन किया और तब जाके अमोनिया गैस बना कितना? 2 भी। कितना बना? 2 भी बना। तो हम में क्या कह रहे, देखिए, तो एक गैय-लुसाक लॉ क्या कहता है कि जब कोई गैसियस रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट बनाता है, तो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर कोई रेशियो आप ले लीजिए तो वह रेशियो हमेशा होल नंबर में आता है। क्या आता है? होल नंबर। जैसे आप देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो ले लीजिए, बोल इसका रेशियो आप लीजिएगा तो कितना आएगा? V:3 भी, मतलब कितना आएगा? 1:3 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आप भी वॉल्यूम, 1 मोल में मान लिए कि भी वॉल्यूम है। आप देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया ले लीजिए, बोलिए नाइट्रोजन है भी, अमोनिया है 2 भी, इसका रेशियो कितना आ गया? 1:2। मतलब कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाता है और रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है ना, तब जो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वह हमेशा होल नंबर रेशियो आएगा। कैसा रेशियो आएगा? होल नंबर। यही कहता है गैय-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। चलिए लिखिए इसको, लिख लीजिए। इसमें आज कितने बच्चे जिनका फर्स्ट क्लास है? आज 4 बच्चे का फर्स्ट क्लास है। तो और पुराने बच्चे आज नहीं आए आज क्लास? बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं आज। उसमें 2 लाइन इसी को थोड़ा लिख लेना है। जिनका फर्स्ट क्लास है, जिनका कोई भी चीज छूटा है, उनको अलग से बाद में पढ़। आइए देखिए, अब इसको हटा दें। देखिए, सबसे पहला पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है पहले आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना? देखिए, इसको हटा दें। देखिए, फिर कोई क्वेश्चन वगैरह मिला था? फिर एक क्वेश्चन दिए तो वही मिला, दोबारा नहीं मिला है? अच्छा, तो बन रहा होगा, मिल जाए। क्वेश्चन बनाते रहिएगा हमेशा, है ना? जहाँ कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। एक और सीट मिलेगा, थर्ड सीट, है ना? हाँ, तो मिल जाएगा तो बनाइएगा उसको, ठीक है? इसको हटा दें।
देखिए मेरी बात को बढ़िया सब समझिए। देखिए लिखिए मत, पहले क्वेश्चन पहले बोर्ड पे बढ़िया से समझ लीजिए, फिर आराम से लिखिएगा। देखिए ए इक्विवेलेंट वेट जो है ना, एक रिलेटिव मास है, एक रिलेटिव मास है। तीन एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फिक्स है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और Cl का 35.5। इसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। करा किसी भी एलिमेंट का वह वेट या वह मास जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम से या ऑक्सीजन का 8 ग्राम से या क्लोरीन का 35.5 ग्राम से जितना मास रिएक्शन करता है या उतना ही मास किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। फिर से सुनिए, किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम से, ऑक्सीजन का 8 ग्राम से या Cl का 35.5 ग्राम से जो मास रिएक्शन करता है या नहीं तो इतना ही मास किसी कंपाउंड से हटा दे, उस एलिमेंट का वह वेट इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। जैसे आप एग्जांपल में समझिए। देखिए मान लीजिए कोई मेटल था, देखिए कोई मेटल है और वह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया मेटल हाइड्राइड। कंपाउंड क्या बना दिया? मेटल हाइड्राइड। मेटल था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया मेटल हाइड्राइड। क्या बना दिया? मेटल हाइड्राइड। मान लीजिए, सपोज कीजिए इस मेटल का x ग्राम इस हाइड्रोजन का y ग्राम से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके यह मेटल हाइड्राइड z ग्राम बन गया। यह किसके बराबर होगा? x प्लस वाई। आखिर यही दोनों मिलकर ना बना है z ग्राम, x प्लस वाई मिलकर बना। तो आप यहां से देखिए, y ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, वीडियो बंद होगा ना लगता है,
चल रहा है, ऑन है। y ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ x ग्राम मेटल। तो y ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करता है x ग्राम मेटल के साथ। तो आपको डिफिनीशन क्या कहता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्शन करेगा, x बटा y ग्राम मेटल। और 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट का जितना मास रिएक्शन करता है वह मास उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कोई पूछेगा तो क्या लिखिएगा, x बटा वाई, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल x हो गया वेट ऑफ मेटल, और दूसरा हो गया वेट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे होगा। अब यह जो इक्विवेलेंट वेट आप निकाले वह हाइड्रोजन का रिस्पेक्ट में निकाले, इसलिए इस मेथड का नाम क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड मेथड। क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड मेथड। आगे सुनिए, सेकेंड नंबर में आता है, देखिए पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कंपाउंड बन गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कंपाउंड हमारा क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, MO2। MO2 का मतलब क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। अब यहां क्या कह रहा फिर से सुनिए, इस मेटल का x ग्राम, ऑक्सीजन का y ग्राम से रिएक्शन किया, और दोनों मेटल प्लस ऑक्सीजन मिल करके कंपाउंड बन गया Z ग्राम। Z ग्राम किसके बराबर, x प्लस y ग्राम। ये हो, हम आपको ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या पढ़ाए थे कि किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो ऑक्सीजन का कितना मास से रिएक्शन करे, 8 ग्राम, या 8 ग्राम ऑक्सीजन को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, वह वेट उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो आप खुद देखिए, y ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ x ग्राम मेटल। y ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है 8x ग्राम मेटल के साथ। तो आपको डिफिनीशन बताए कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, तो बोले 8 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, x बटा वाई गुना 8। तो बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या होगा, x बटा वाई गुना, ऐसे यहां से निकल। इसका मतलब ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आया, इसलिए इस मेथड का नाम पढ़िएगा ऑक्साइड मेथड। क्या नाम पढ़िएगा, ऑक्साइड। इसको आप ये भी लिख सकते थे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या पढ़ेंगे, वेट ऑफ मेटल वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, ऐसे पढ़िए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, ऐसे पढ़िए। नेक्स्ट आगे देखिए, तीसरा देखिए, कोई मेटल था, क्लोरीन से रिएक्शन किया, कोई कंपाउंड बन गया MCl2, मेटल क्लोराइड। मेटल किससे रिएक्शन किया, क्लोरीन के साथ, कंपाउंड क्या बना, मेटल क्लोराइड। क्या बना, मेटल क्लोराइड। आप इसको कैसे देखते हैं, देखिए मान लीजिए मेटल का x ग्राम, क्लोरीन का y ग्राम से रिएक्शन किया, एक कंपाउंड बन गया Z ग्राम। Z किसके बराबर, x प्लस y ग्राम। तो फिर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में हम क्या पढ़ाए कि किसी भी एलिमेंट का वह मास जो क्लोरीन का 35.5 ग्राम से रिएक्शन करे,
किससे रिएक्शन करे? क्लोरीन का 35.5 ग्राम से, या नहीं तो उतना ही मास किसी कंपाउंड से क्या करे? डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो वह वेट उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। जैसे आप देखिए क्लोरीन का कितना मास है? वाई ग्राम। यहां देखिए सब, क्लोरीन का कितना मास? वाई ग्राम। बोले मेटल का कितना मास से रिएक्शन किया? एक्स ग्राम के साथ। तो चूंकि देखिए वाई ग्राम क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्स ग्राम मेटल, इसलिए 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना रिएक्शन करेगा? एक्स बटा वाई गुना 35.5। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना रिएक्शन होगा? एक्स बटा वाई इंटू 35.5। बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या होगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल weight of metal weight of chlorine into 35.5। ऐसे। अब आप ये बताइए एक किसके रेस्पेक्ट में आप निकालें? किसके रेस्पेक्ट में? क्लोरीन के रेस्पेक्ट। और जब क्लोरीन के रेस्पेक्ट में निकाले तो इस मेथड का क्या नाम होगा? क्लोराइड मेथड। क्या नाम होगा? क्लोराइड मेथड। इसलिए इस मेथड का नाम हो जाएगा क्लोराइड। ऐसे। तो इसका अब देखिए कि हम क्या क्या बताएं। किसी भी एलिमेंट का वह वेट या वह मास जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम से रिएक्शन करे, ऑक्सीजन का 8 ग्राम यानी 8 ग्राम से रिएक्शन करे, या क्लोरीन का 35.5 ग्राम से रिएक्शन करे, या नहीं तो इतना ही मास किसी कंपाउंड से क्या करे? डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। तो जो अदर एलिमेंट का जितना मास करेगा वही मास उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो चौथा भी देख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। चौथा क्या है? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। जैसे मान लीजिए कोई मेटल था, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा दिए, कंपाउंड बन गया मेटल सल्फेट, अब प्लस क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आप ऐड किए तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। तो सपोज कीजिए इस मेटल का x ग्राम जब इस एसिड में डिजॉल्व किए तब इस एसिड से हाइड्रोजन का y ग्राम डिस्प्लेस हो गया। कितना ग्राम हट गया? y ग्राम। तो आप खुद बताइए y ग्राम हाइड्रोजन हटा मेटल के कितने मास से? x ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना के द्वारा हटेगा? और 1 ग्राम हाइड्रोजन जितना मास के द्वारा हटेगा वही मास उस मेटल का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो चूंकि देखिए y ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड बाई x ग्राम मेटल, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना डिस्प्लेस होगा? x बटा वाई ग्राम मेटल। और 1 ग्राम हाइड्रोजन से कोई भी मेटल का जितना मास जितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा वही मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। यानी हाइड्रोजन का 1 ग्राम मेटल के कितना मास के द्वारा डिस्प्लेस होगा, जितना मास के द्वारा डिस्प्लेस होगा वही मास उस मेटल का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट।
तो बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या होगा, x बटा वाई, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन। फिर से ध्यान से सुनिए क्या क्या लिखवाए। इक्विवेलेंट वेट तीन एलिमेंट का आप याद रखिएगा, फिक्स है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, Cl का 35.5। तो किसी भी एलिमेंट का वह वेट या वह मास जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम से, ऑक्सीजन का 8 ग्राम से, या क्लोरीन का 35.5 ग्राम से जो मास रिएक्शन करता है, और नहीं तो इतना ही मास किसी कंपाउंड से क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, हटा दे। या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे, और नहीं तो किसी भी कंपाउंड से 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। तो जो मास 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, वही मास उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। किसी भी एलिमेंट का वह मास जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन करे, और नहीं तो 8 ग्राम किसी कंपाउंड से क्या करे, डिस्प्लेस करे, वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो क्लोरीन का 35.5 ग्राम से रिएक्शन करे, और नहीं तो किसी कंपाउंड से 35.5 ग्राम को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, वह वेट उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। बस इतना याद रखना है। चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन देते हैं, पर इसको आप पहले लिख लीजिए। चलिए लिखिए इसको। देखिए अब इस पे देखिए, अब जो थ्योरी हम पढ़ाए, अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, और देखिए कितने बच्चे क्वेश्चन अपने बना लेते हैं, मतलब जो थ्योरी पढ़ाए उसी के आधार पे। ठीक है ना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसको हटा दें। लिखिए, देखिए
इसको बनाइए। इसमें कह रहा 3/11 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, प्रोड्यूस किया 1 ग्राम CO2। आपसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन किया मेटल के साथ, रिएक्शन करके 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना, इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या होगा? ठीक है, थ्री 8/11 तो 8 ग्राम से कितना होगा? नहीं तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला से बना दीजिए, इसे ये फार्मूला से बना दीजिए, होगा ना, अभी बताए थे। चलिए सेम क्वेश्चन वैसे ही बनाइए, बना के दिखाइए सब, सेम क्वेश्चन वैसे ही बना के दिखाइए। एक में से 3/11 घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 8/11। ठीक है ना? जैसे आपके पास 10 रुपया है, इधर देखिए, आप दोनों को जोड़ दिए तो 25 रुपया हो गया, आपके पास कितना हुआ? 15 हुआ ना? सेम क्वेश्चन उसी तरह से बना लेना है, सेकंड क्वेश्चन भी। ठीक, तो बना दो रे, बनाइए। 0.8 आया तो 0.8 ना लिखिएगा, हाँ, और उल्टा कर दीजिए, 0.8 ग्राम ऑक्सीजन से 1.2 ग्राम मेटल, ऐसे उल्टा कीजिए। देखिए आप उल्टा यहाँ ऐसे लिखिए, 0.8 ग्राम ऑक्सीजन से 1.2 ग्राम मेटल, तो 8 ग्राम से है ना। हाँ, ये आगे पीछे कर दीजिए, अरे तो डायरेक्ट फार्मूला से बना दीजिए। देखिए देखिए, ये मेटल ऑक्साइड है, 1.2 ग्राम मेटल, तो यहाँ 1.2 ग्राम दिया, तो वेट ऑफ मेटल, तो मेटल का मास 1.2 ना है, ये तो मेटल ऑक्साइड का मास है 2 ग्राम। यहाँ से कट जाएगा पॉइंट, 8 कट जाएगा तो सीधे 12 ना आ जाएगा। आइए देखिए, यहाँ देखिए 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन किया मेटल के साथ, रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया मेटल ऑक्साइड। कितना मेटल ऑक्साइड बना है? 2 ग्राम। तो आप देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, देखिए रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बोलिए मेटल का मास 0.8 ग्राम ऑक्सीजन
एक रिएक्शन करके 2 ग्राम मेटल का ऑक्साइड बना। तो बोलिए मेटल का मास कितना, 2 में से 0.8 घटा दीजिए, 1.2 ग्राम। तो 1.2 ग्राम यानी 0.8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट विथ 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 1.2 ग्राम मेटल, इसलिए 8 ग्राम से कितना हो, 1.2 8 12 ग्राम मेटल, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो गया। डायरेक्ट फार्मूला से बनाइएगा, x बटा वाई इंटू 8, यही फार्मूला लिखवाए। x क्या है, वेट ऑफ मेटल, x हमारा वेट ऑफ मेटल कितना है, वेट ऑफ मेटल 1.2, सोल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे बनाना है बनाइए, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। बस कुछ करना है, बस इतना याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम से, या ऑक्सीजन का 8 ग्राम से, या क्लोरीन का 35.5 ग्राम से जो मास रिएक्शन करता है, वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। बस यही तो करना है। चलिए आगे देखिए, 1 मोल क्लोरीन गैस react with metal to produce 287 ग्राम मेटल क्लोराइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, चलिए बनाइए इसको। ए मेटल हाइड्राइड contain 10% हाइड्रोजन, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बनाइए, बनाइए। हाँ बोलिए, कितना होता है बताइए। Cl क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2 होता है। एक Cl का मास कितना होता है, 35.5। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, Cl या Cl2, Cl2, तो Cl2 लीजिएगा, है ना। 1 मोल क्लोरीन गैस का मतलब 1 मोल Cl नहीं, 1 मोल Cl2, ठीक है।
देखिए 1 मोल, देखिए बढ़िया से समझिए, देखिए ध्यान से सुनिए, आप लोग भी सुनिए। कोई मेटल था, क्लोरीन गैस से रिएक्शन किया, मेटल क्लोराइड बन गया। यहाँ देखिए 1 मोल क्लोरीन गैस लिया ना, ये रिएक्शन करके कितना बना, 287। Cl का मास, एटॉमिक मास कितना, 35.5, और Cl2 है तो 35.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 71। तो बोले 287 में 71 घटा दीजिए तो इसका मास कितना आ जाएगा, 216। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, x/y गुना 35.5। इन पर डायरेक्ट फॉर्मूला से बना दिए, या नहीं तो ये भी बना सकते हैं कि 71 ग्राम से इतना किया तो 35.5 ग्राम से कितना करेगा। देखिए यहां से बना लीजिए, x है वेट ऑफ मेटल 216, वेट ऑफ क्लोरीन 71 इंटू 35.5 कितना आ गया, 108 आ गया ना, नहीं कुछ बोल रही है, ठीक है ना। अरे तो ये भी बना सकते थे इसे एक एक नियम से, 71 ग्राम से कितना रिएक्शन किया, 216। तो परिभाषा हम डिफिनेशन क्या लिखवाए कि 35.5 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन करेगा वह मास उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका कितना आया, देखिए आप जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कंपाउंड क्या बन गया, मेटल हाइड्राइड। ऐसी मेटल किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बना दिया, मेटल हाइड्राइड। अब आप देखिए 10% हाइड्रोजन है, 10 ग्राम कितना में, 100 ग्राम मेटल हाइड्राइड, तो बाकी मेटल कितना, 100 में से 10 चला गया, कितना बच गया, 90 ग्राम। आखिर यही दोनों मिलकर ना 100 बनेगा, इस 100 कहां से आया, जब भी परसेंटेज है तो 100 मान के बना लीजिए। अब बोले तब अब तो यहां जानी गई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल x/y, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला था। या आप एक एक नियम से बना सकते हैं कि 10 ग्राम से रिएक्शन किया 90 ग्राम तो 1 ग्राम से कितना रिएक्शन किया, या x/y, x क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ मेटल 90/10 कितना हो गया, ठीक है ना। लिखिए क्या हुआ, मेरा टाइम कहाँ हुआ, आज शुरू कितना बजे करना था, इसको हटा दे। हो गया, चल देखिए आगे देखिए। अब इसमें एक क्वेश्चन बताइए, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इससे पहला कंपाउंड है ApCl2, अब फिर 2 क्वेश्चन और देंगे। देखिए द फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आप ये बताइए, पहले देख करके खाली पहले बताइए, क्या आयरन का दोनों कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट सेम होगा या डिफरेंट होगा। Fe का एटॉमिक मास कितना होता है, 56, एटॉमिक मास 56, क्यों डिफरेंट होगा, निकाल के दिखाइए डिफरेंट आता।
उसे क्या होगा, बना के दिखाइए। देखिए दोनों में कोवेलेंट वेट सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया था किताब में था ApCl3 में आयरन का इक्विवेलेंट वेट बताइए, सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो निकाल के बताइए कितना कितना आएगा। हाँ तो उसके बाद फिर क्या होगा। हाँ देख बिल्कुल सही है। देखिए सुनिए, जैसे पहला कंपाउंड दिया है FeCl2 है ना, इसका FeCl2 का 1 मोल कंपाउंड का आप लीजिएगा तो 1 मोल में Fe क्या मिलेगा, 1 मोल Fe मिलेगा। मतलब 1 मोल Fe का मतलब 1 इंटू 56 मतलब कितना मास मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2 मोल Cl मिलेगा। तो 2 गुना 35.5 कितना हो जाएगा, 71 ग्राम। अब 71 ग्राम क्लोरीन के साथ आयरन का कितना मास रिएक्शन किया, 56 ग्राम। तो आप चूंकि देखिए 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 56 ग्राम Fe, इसलिए 35.5 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, यहां से दे दीजिए 2, 28 ग्राम आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe कितना हो गया, 28 हो गया। 28 दूनी 56, 28 आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसको एक एक इसको वैसे भी बना सकते हैं, फार्मूला से भी बना सकते थे। और दूसरा कंपाउंड में क्या होगा, देखिए सेकंड में क्या था, FeCl3 था कि नहीं। FeCl3 का इसका 1 मोल अगर आप लेते हैं तो बोले इसमें 1 मोल में Fe क्या मिलेगा, 1 मोल Fe मिलेगा। 1 इंटू 56 होगा, और Cl कितना मिलेगा, 3 मोल्स Cl मिलेगा। थ्री इंटू 35.5 106.5। इसको फार्मूला से ऐसे ही बना सकते थे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe x बटा वाई इंटू 35.5, उतना लिखना की जरूरत नहीं पड़ेगा। x है वेट ऑफ Fe, ये 3 से कट जाएगा 56, 18.66 आएगा ना। इसमें 1 2 लिखे थे ना, तो इसमें तीसरा नंबर एक और दे दीजिएगा, FeO ऐसे FeCl2 FeCl3 FeO, ठीक है। कहाँ पढ़ा है अभी तो एक ही क्वेश्चन है, उसी में खाली क्वेश्चन में क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप हो रहा है। इसमें FeO का बताना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिफ्टी सिक्स आया, 56 कैसे आ जाएगा, FeO था ना, तो 28 ना आएगा। कितना बैठा दिया, 8 बैठा दी क्या, ऑक्सीजन का मास 8। थर्ड में क्या था देखो, FeO है
इसका 1 मोल अगर आप लीजिएगा, इसमें क्या मिलेगा, 1 मोल Fe मिलेगा, 1 इंटू 56, 1 मोल O मिलेगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल 1 गुना 16 तो 16 ग्राम आ जाएगा। तो देखिए यहां से निकाल दीजिए, बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe, बोले वेट ऑफ मेटल x बटा वाई गुना कितना होगा 8, x है वेट ऑफ मेटल, कितना दिया है 56, इसका मास 16 इंटू 8, 28। ठीक, एक क्वेश्चन होमवर्क घर के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हटा दें, सब लोग लिख लिए। चल देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, find the equivalent weight of phosphorus in the following compound. लिखिए इसको। क्या इसको भी बनवा दें, तो होमवर्क नहीं छोड़ दें, तो आज इतना रहने दें, और आगे चलें।